जय हिंद दोस्तों। हम लोग पहुंच चुके हैं जेजे एक्ट में, मतलब 1.2 टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है जेजे एक्ट। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल। बेसिकली ये जेजे एक्ट बोलते थे इसको, मतलब बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। 2015 में जेजे एक्ट आया था, अभी 2020 में जेजे एक्ट आया, मतलब उसको अमेंड किया गया है बेसिकली। ठीक है, देखिए जुवेनाइल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है। तो जुवेनाइल का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो 18 साल के नीचे। ठीक है, तो इनको इनको इनका एडॉप्शन को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो देखिए इंडिया जो है कमिटेड है, इंटरनेशनली कमिटेड है। कौन कौन सा कमिटमेंट इंडिया ने साइन किया है? तो पहला जो कमिटमेंट है यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। दूसरा जो है हैग कन्वेंशन है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। आप ये लिख सकते हो यूएनसीआरसी और हेग कन्वेंशन, और फिर यहाँ लिख दीजिएगा कोऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। ये तीनों उसी के 1991, 1992, 1993 में ही हुआ था। ठीक है, तीनों, तो आप तीनों लिख सकते हो इंटरनेशनल कमिटमेंट में। ओके, अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, चेंजेस मेड बाय द बिल। क्यों लाया गया? 2015 में ऑलरेडी बिल था, तो 2021 में क्यों लाया गया इतना नज़दीक नज़दीक? तो देखिए यहाँ पर 2015 में यही गवर्नमेंट लेके आई थी, 2021 में भी यही गवर्नमेंट लेके आई, तो दोनों सेम गवर्नमेंट ऐसा क्यों की? तो पहले जो इशू होता था, कभी भी कोई इशू आया तो अगर सिविल कोर्ट कोई ऑर्डर को इशू करता है, ठीक है, कोई अडॉप्शन ऑर्डर को अगर इशू करता है तो वो फाइनल है। ठीक है, उसके ऊपर आप कहीं जा नहीं सकते हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये फाइनल होगा। और ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला चीज़ यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ लिखना चाहिए, ये वाला चीज़ को यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा उल्टा कर दिया है। विजन असला पता नहीं क्या करके बनाया था मैगजीन, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपील के बारे में लिखा गया है कि अगर कोई आपको इशू होगा, अगर आपको कोई इशू होगा तो देखिए डीएम साहब आपका साइन करेंगे। अगर आपको एडॉप्शन करना है तो डीएम साहब साइन करेंगे। अगर आपको डीएम साहब का कोई भी मैं अभी 2015 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2015 का, 2015 में भी डीएम साहब को पावर दिया गया कि डीएम साहब जो है ऑर्डर इशू करेंगे, एडॉप्शन ऑर्डर। अगर आपको डीएम साहब का ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप सीडब्ल्यूसी के पास जाइएगा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो सीडब्ल्यूसी अगर कोई ऑर्डर इशू कर दिया तो उसको फाइनल है। लेकिन अगर आपको क्रिटिकल केस में अगर आप सिविल कोर्ट चल जाते हैं तो सिविल कोर्ट वाला ऑर्डर फाइनल होगा, आप उसके ऊपर कहीं नहीं आ सकते हो। अब देखिए अभी 2021 वाला बिल है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है। पहले तो आप डीएम साहब के पास जाओगे, डीएम साहब अगर ऑर्डर इशू कर देते हैं कि हाँ एडॉप्शन हो गया, तो आप डायरेक्टली आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको जाना पड़ेगा डिविजनल कमिश्नर के पास। आप बोलेगा फिर इसका रोल क्या है? इसका रोल अभी भी है, तब भी था। ठीक है, तब इसका रोल ज़्यादा कुछ था नहीं, इसका रोल था इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट बना देना। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसका रिपोर्ट हम नहीं लेंगे, फिर से रिपोर्ट बनाएंगे या फिर कुछ और करेंगे। ठीक है, अब भी इसका काम यही है कि रिपोर्ट बनाना, लेकिन इसका रिपोर्ट को डीएम साहब एडमिनिस्टर करेंगे, और डीएम साहब का जो ऑर्डर होगा उसको आप डिविजनल कमिश्नर के पास लेके जा सकते हैं। आपको डिविजनल कमिश्नर के बारे में मालूम होगा कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट मिलके एक डिविजनल कमिश्नर होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है। ठीक है, और डिवीजन कमिश्नर के पास आप 30 दिन के अंदर ले आ सकते हैं। अगर डीएम साहब ये आज ऑर्डर किए हैं तो 30 दिन के अंदर में आप डिवीजन कमिश्नर के पास जा सकते हैं अपना कंप्लेंट लेकर के, और ये बाइंडिंग हो गया। इनको आपका जो केस है 4 सप्ताह के अंदर में उसको सॉल्व करना। तो ये हो गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप से ये पर दिया गया था, उल्टा करके दिया था। मैं आपको बहुत ईजिली समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं सीरियस ऑफेंस क्या है। ठीक है, पहले जो है सीरियस ऑफेंस को 3 तरीके से बांट दिया गया था, हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस और पीटी ऑफेंस। अभी भी कुछ खास नहीं किया गया है, तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है इररिलेवेंट पॉइंट है, मतलब ऐसे ही डाल दिया गया है, मतलब ऐसे, मतलब इररिलेवेंट मुझे लगा, ये पॉइंट उतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, पहले भी क्राइम को बांटा गया था, अभी भी बताया गया कि क्राइम को मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट, मिनिमम इम्प्रिजमेंट बताया गया। ठीक है, ये बेसिकली शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। एनसीटी मतलब मालूम होगा आपको, नेशनल कैपिटल होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले आप जो जजमेंट है उसको कोट कर सकते हो। देखिए मैं क्या करता हूँ ना, जितने जजमेंट मुझे मिलते हैं मैगजीन में या फिर न्यूज़पेपर तो अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने बोला है कि मैंने सिर्फ 1 साल का न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि मुझे 2023 में एग्ज़ाम देना है, तो न्यूज़पेपर अभी मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो वहाँ पर जो भी जजमेंट आएगा उसको मैं एक जगह करके लिख लूँगा। उससे मैं ऑलरेडी एक पीडीएफ बना के रखा हूँ जहाँ पर मैं सारे जजमेंट को लिख लेता हूँ। अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं, क्योंकि मैगजीन में उतना जजमेंट रहता नहीं है। थोड़े बहुत लिखा हूँ, जो भी पॉलिटी वगैरह मिला था लक्ष्मीकांत में, वहाँ से उठा के लिखा हूँ। तो आपको भी एक जगह कंपाइल करना है, ताकि 2 साल तक आपको अच्छा खासा जजमेंट मिल जाए। और आप जजमेंट अगर लिखोगे अपने आंसर्स में तो बहुत नंबर मिलने वाला है आपको। ठीक है, अब देखिए डेजिग्नेटेड कोर्ट। पहले क्या होता था, पहले था चिल्ड्रंस कोर्ट, लेकिन अगर आपका जो है
7 साल के नीचे में अगर नीचे का अगर इश्यू है, ठीक है, 7 साल के नीचे का अगर आपका जो क्राइम है वो अगर होगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। अगर उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर का क्राइम होगा तो चिल्ड्रंस कोर्ट में उसको डील किया जाएगा। लेकिन अभी 7 साल के नीचे हो या फिर 7 साल के ऊपर हो, सारे के सारे केसेस को चिल्ड्रन कोर्ट में डील की जाएगी। ओके, अब देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चा 3 से 7 साल वाला कोई क्राइम कर देता है, अगर कोई बच्चा ऐसा क्राइम करता है जिसमें 3 से 7 साल का जुर्म, 7 साल का कैद किया जाए या फिर कुछ भी सजा होता है, तो उसको कोगनाइजेबल बोलेंगे। ठीक है, कोगनाइजेबल का मतलब होता है कि बच्चा को अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना कोई वारंट का। लेकिन अभी क्या किया गया कि हर एक क्राइम को नॉन कोगनाइजेबल बना दिया गया है कि कोई भी क्राइम करता हो, रेप करता हो, मर्डर करता हो, कितना बड़ा बच्चा हो, आपको वारंट लेके जाना पड़ेगा उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए CWC के बारे में बताया गया। CWC क्या करता है बेसिकली, मैंने बताया कि CWC वेलफेयर देखता है, मतलब बेसिकली रिपोर्ट वगैरह बनाएगा। आपको बच्चे की जरूरत है तो डिटेल देगा कि हाँ देखिए ये बच्चे उपलब्ध है। अगर बच्चे को आप दे दिए हैं तो बच्चे को फिर किस तरीके से हैंडल किया जाए वो बताएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली अभी भी वही क्राइटेरिया है, लेकिन अभी जो CWC के जो मेंबर्स में बता दूं क्या होता है कि CWC के मेंबर्स चुने जाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, टीचर है, प्रोफेसर है, MLA MPA, तो वहाँ के लोगों को CWC का मेंबर बनाया था। तो कौन कौन से लोगों को CWC का मेंबर नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर उनका लिस्ट दिया गया है। जो इंसान कभी भी ह्यूमन राइट को वायलेट किया है उनको नहीं बनाएंगे। मोरल टर्पिट्यूड मतलब कभी भी कोई अनएथिकल चीज़ किया है उनको नहीं बनाएंगे। रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में था उसको हटा दिया गया सर्विस से तो उनको भी नहीं बनाना है। चाइल्ड एब्यूज़ और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, अगर कोई चाइल्ड लेबर का में प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, मतलब कभी भी उनके ऊपर लालछन लगा हुआ है कि भाई ये चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट करता है, अपने होटल में काम कराता है बच्चे से, या फिर चाइल्ड एब्यूज़ करता है, कभी बच्चों को रेप करता है, रेप किया हुआ है कभी, ठीक है, तो उनको नहीं काउंट किया जाएगा, उनको CWC में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, अगर कोई आदमी अगर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चला रहा है तो उनको भी CWC में नहीं जगह दिया जाएगा। ठीक है, मतलब मेंबर नहीं बनाया जाएगा। ओके, तो ये सारे प्रोविजंस थे, बेसिकली 3-4 प्रोविजंस थे, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी डायरेक्टली आपको प्रोविजंस तो पूछेगा नहीं, UPSC इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको क्या करेगा, पूछेगा कि चाइल्ड एडॉप्शन किस तरीके से रेगुलेट होता है, जो JJ एक्ट है उसके परवी में बताइए कि किस तरीके से चाइल्ड एडॉप्शन हमारे इंडिया में रेगुलेट होता है। तो ये चीज़ें पूछेंगी, तो आपको बेसिकली JJ एक्ट के बारे में लिखना है, लेकिन पहले उसके ऊपर एक इंट्रो में आप डेटा डाल दोगे क्या चल रहा है चाइल्ड एडॉप्शन का इंडिया में। उसके बाद कुछ एक 3-4 प्रोविजंस लिख दोगे JJ एक्ट का, जो यहाँ पर था 3-4 प्रोविजंस जो भी यहाँ से उठा के लिखना आपको लिख दीजिएगा। उसके बाद बेनिफिट्स लिखना है, उसके बाद चैलेंजेस लिखना है, उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। ठीक है, अब बेनिफिट्स पे आते हैं। बेनिफिट्स देखिए, फास्ट एडॉप्शन, क्योंकि हम JJ एक्ट को इम्प्रूव किए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा पावर दे दिए हैं, सिविल कोर्ट का पावर को छीन के हटा दिए हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि चीज़ें स्मूथ हो जा रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है फटाफट ऑर्डर इशू करेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है फटाफट ऑर्डर को इशू नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, अलग रूल्स होता है, तो उसको रूल्स फॉलो करना होता है। लेकिन DM साहब खटाक से साइन कर देंगे, आप जाइए हमको बच्चा चाहिए, ठीक है ये लो बच्चा, हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा दिया गया कि 2015 से 2020 तक 19,000 बच्चों को अडॉप्ट किया गया इंडिया में। ठीक है, अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे 5 साल का है ना, 5 साल मतलब 19,000 बच्चा, 19,000 भागा 60 करेंगे। ठीक है, मतलब इसको मैं अंदाज बता रहा हूँ, 60 या फिर 59 होगा जो भी होगा, तो उसको भाग करेंगे तो 320 एडॉप्शन पर मंथ आ रहा है। ठीक है, और USA का अगर देखें तो वहाँ पर 11,250 बच्चा एडॉप्ट होता है हर महीना, तो काफ़ी बुरा है। लेकिन हम लोग ये लिख सकते हैं बेनिफिट्स में, इसको हम लोग लिख देंगे कंक्लूजन में कि हम लोग को इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है और अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। इन्हेंस्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि जल्दी अडॉप्ट होगा, जल्दी चीज़ें चलेगी, तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं DM साहब ADM साहब को पावर दिया गया है, तो स्मूथली सब काम होगा। कोर्ट के पास उतना पावर नहीं है, तो कोर्ट में जानते हैं ना सारे केसेस फंस जाते हैं। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 2019 ने ये बताया, 2019 में ये बताया कि 35 में से 17 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर है इस वाले JJ एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप ये लिख सकते हो, ये कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, और ये भी लिख सकते हो कंक्लूजन में, देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर इस वाले पॉइंट के अंदर में ये डेटा डालते हो आप तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बस 3 ही पॉइंट दिया गया है, आपको अगर और पॉइंट चाहिए होगा तो मैं बताता हूँ आपको और पॉइंट कैसे मिल सकता है। किसी भी अगर टॉपिक में आपको और पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आप बस दिमाग में लगाओ कि उसका स्टेक होल्डर कौन कौन है। देखिए जैसे चाइल्ड एडॉप्शन का है, तो चाइल्ड एडॉप्शन का स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। चाइल्ड एडॉप्शन का स्टेक होल्डर्स बच्चे हैं,
पेरेंट्स है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का जो मैनेजमेंट है वो है, गवर्नमेंट है, तो एग्जीक्यूटिव है। तो ये सारे लोग जो है स्टेक होल्डर है। तो देखिए बच्चे के लिए एक पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए कि ये तो नेशनल पॉइंट हो गया। आप देखिए पेरेंट्स के लिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया, ठीक है। तो आप पेरेंट्स के लिए यहाँ पर पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव के लिए तो ये पॉइंट है ही, और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए पॉइंट तो यहाँ बनेगा नहीं। तो एक पॉइंट तो कम से कम ऐड हो ही गया, ठीक है। इस तरीके से आप हर एक टॉपिक को अप्रोच कर सकते हो, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर को सोच करके आप एक दो पॉइंट तो इंक्रीज कर ही लोगे उससे, ठीक है। मूविंग अहेड, देखिए कंसर्न्स क्या है इस बिल का। पहला कि डीएम साहब को इतना पावर दे दिए हैं, मतलब डीएम साहब को इतना बर्डन दे दिए हैं, तो डीएम साहब के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया। स्पेसिफिक ट्रेनिंग दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, डीएम साहब के पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। मतलब डीएम साहब तो ठीक है, लेकिन डीएम साहब सारा काम तो खुद नहीं करेंगे ना, उनके पास आता है कलर का आता है, सर ये साइन कर दीजिए, खटाखट साइन कर देते हैं। तो क्लर्क क्या किया है, क्लर्क कितना पढ़ा लिखा है, क्लर्क जो माँ बाप है उसको ठीक से जज किया है कि नहीं कि हाँ भाई ये बच्चे लेने के लिए तैयार है, तो वो है कि नहीं। तो डीएम साहब के पास उतने स्टाफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि डीएम साहब जो ट्रेंड नहीं है। तो मुझे ये लगता नहीं कि ये पॉइंट हमें लिखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को लवासा में बहुत ट्रेनिंग मिलती है, हम लोग इतना मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं, तो कैसे बोल रहे हैं ट्रेंड नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हो कि डीएम साहब के पास एडुकेट स्टाफ नहीं है ये काम को करने के लिए, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया कि डीएम साहब के पास ही डीएम साहब ही ट्रेंड नहीं है, ये पॉइंट मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक है। अब यहाँ डाल सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भी एडॉप्शन ऑर्डर्स है वो कोर्ट इशू करता है। तो हमारे यहाँ जो तो 2015 में भी था कि डीएम साहब भी ऑर्डर इशू करते थे, लेकिन जब कोई क्रिटिकल केस आता था तब जाता था वो कोर्ट, और कोर्ट का जो डिसीजन था वो फाइनल था। लेकिन अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का ही ऑर्डर चलता है, और कोर्ट ही एडॉप्शन ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। कंसर्न्स रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग कोर्ट का पावर लेकर के डीएम साहब को दे दिए हैं, तो ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, क्योंकि जो जुडिशरी ये काम है एग्जीक्यूटिव कर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंक्लूजन देखने के पहले क्या क्या है इश्यूज है इस वाले एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इश्यूज विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी जेजे एक्ट। तो इस वाले एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इश्यूज क्या क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, हमारे पास एडुकेट स्टाफ है कि नहीं, हमारे पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, तो क्या क्या इश्यूज है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि 32% ऑफ द टोटल CCI अक्रॉस द कंट्री वर रजिस्टर्ड। जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है वो रजिस्टर्ड नहीं है CWC के पास, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना 32%, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड डेटा है। बताऊँ मई महीने के जो मैगजीन है उसमें डेटा क्या दिया हुआ था, 28%, अराउंड 28% ऑफ द चाइल्ड केयर सेंटर्स आर नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पर बताया कि 28% रजिस्टर्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 62% हुआ ना, नहीं 72 हुआ, 72% चाइल्ड केयर सेंटर्स रजिस्टर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ 32% रजिस्टर्ड है। तो ये डेटा थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 32% वाला सही होगा, क्योंकि भाई क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये 2015 जो जेजे एक्ट है उसके अंदर में ये लिखा गया था, तो मुझे ज़्यादा लेजिटिमेट लगा ये। तो हम लोग इस डेटा को फॉलो करेंगे। अब जो भी 32% वाला डेटा है इसको फॉलो करेंगे, ओके। अब देखिए NCPCR मैंने बताया कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड केयर राइट, ठीक है, चाइल्ड राइट। इन्होंने बताया कि इन्होंने रिपोर्ट निकाला था 2018-19 में। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 29% ऑफ द CCI हैव द मेजर शॉर्टकमिंग्स। मतलब 29% जो CCI है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप डाल सकते हो। लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये तो ऑलरेडी ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट के अंदर में ये पॉइंट डाल सकते हो, और इस वाले पॉइंट के अंदर में ये डाल सकते हो, ठीक है, ओके। मूविंग हेड, देखिए यहाँ पर दिया गया टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस अरेस्टेड रोज फ्रॉम 33,000 टू 38,000, ठीक है। 2009 से 2019 में 10 साल में 5,000 बच्चे बढ़ गए क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप मतलब अरेस्टेड हुए हैं, अरेस्ट तो भाई कुछ भी करते हैं बच्चे को, बट फिर भी यहाँ पर बड़े हैं तो लिखना पड़ेगा। और ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डेटा को हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। आप एजुकेशन का वाला जो भी कॉलम है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड है ना, और चाइल्ड को आप मिड डे मील स्कीम में यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में तो यूज़ कर ही सकते हैं, हेल्थ में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इस डेटा को यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं,
देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन में बेसिकली बस मीठी मीठी बातें लिखी गई है, अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। ट्रांसपेरेंसी, सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब बेसिकली मॉनिटर अच्छे से करना चाहिए हम लोगों को। जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग है सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेटवर्किंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है सब नेटवर्क करेंगे, सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, डेटा शेयर करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक कमेंट्स पॉइंट लिख दिए हैं जो आपके हर टॉपिक में आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग आएगा, अवेयरनेस आएगा कि बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए अवेयरनेस किया जाए, क्योंकि लोग बच्चे अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको एक सोशल स्टिग्मा होता है कि हाँ भाई हमको तो नामर्द समझेगा अगर हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे तो। ऐसे कुछ कुछ सोचते हैं लोग, या फिर कुछ सोचते हैं कि अगर हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उनका बच्चा जो है, मान लीजिए कि 12 साल का बच्चा है, तो बच्चा से बचपन से क्या क्या सीखा है और हम अपना चीज़ उसको सिखा नहीं पाएंगे। इस तरीके से कुछ एक चीज़ सीखते हैं। या फिर कुछ लोग सीखते हैं कि हम छोटे बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। पिछला जो मैगजीन था उसमें हमने देखा था कि 80% ऐसे बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं जिनका उम्र 2 साल से कम होता है, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को हम अगर छोटे बच्चों को अडॉप्ट करेंगे तो उनको सिखाना पढ़ाना ईजी होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, लिख सकते हो आप। और ये जो कॉमन पॉइंट्स मैंने बताया, ये पॉइंट मेरे पास बहुत सारे हैं और ये पॉइंट आप लिख सकते हो, कोई भी वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। ये बस इस टॉपिक में लिमिटेड नहीं है, आप हर टॉपिक में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। याद कर लो इस चीज़ को। और भी मेरे पास बहुत है, जिससे मुझे याद आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, मुझे जब वीडियो बनाते वक्त बस इतना ही साथ ही याद आया, तो आप लिख सकते हो 3 में। ये तो 3 में कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो 7 पॉइंट कम से कम वे फॉरवर्ड में आपका लिखना ही लिखना है। ठीक है, आप आराम से इसको लिख सकते हो। तो आपका ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। ये टॉपिक बेसिकली एक रिवीजन टाइप समथिंग था। तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।